मिलन पवार जी, बहुत सर। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे आनंद जी, आपने मुझे अवसर दिया। हाँ, ये वीडियो मेरे मेरे लिए नहीं, मेरे लिए सौभाग्य है कि आज आप ये वीडियो शूट कर रहे हो और मुझे आप यूट्यूब पर आप अपने ब्लॉग में प्रदर्शित कर रहे हो। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है सर। ये हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य बात है कि जी आप अपने बहुमूल्य समय में से हमें थोड़ा समय दे रहे हैं। तो कुछ चंद सवाल हैं मिलन जी जी हमारे पास। जैसा कि आपके पीछे जो टिहरी डैम है, पहले उसका मैं जो है अवलोकन अपने दर्शकों को करा दूं। जी ये जी। पूरा का पूरा जो है टिहरी डैम है, एक रॉक डैम है, रॉकफील्ड है। रॉकफील डैम है। और इस डैम के बारे में अब मिलन जी आपको बताएंगे। मिलन जी बताइए, क्या जानते हैं आप इस डैम के बारे में? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये रॉकफील्ड डैम होने का कारण क्यों है। सबसे पहले क्या हुआ था कि जब जवाहरलाल नेहरू के समय इस डैम को बनाने की बात आई तो उस समय हमारे पास ना IITs थे, ना हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। सिविल इंजीनियरिंग का हम पे कोई इतना खास इक्विपमेंट, खास इतना ज्ञान नहीं था। तो उस समय सबसे पहले इस डैम को सबसे पहले आपका इसे कंक्रीट का बनाना की सोची गई, जो आपने धूम 3 के एंड में देखा होगा क्लाइमेक्स में। तो कंक्रीट डैम बनाने की बात चली थी इस पर। तो जब तक थोड़ा सा हमने कंक्रीट डैम लगभग इतनी हाइट का बनाया तो उस समय लोगों को पता नहीं था इस गंगा नदी जो आती है, भागीरथी रिवर जिसे नाम यहाँ पे दिया जाता है, तो भागीरथी रिवर में स्लिट की अमाउंट ऐसी है कि वो स्लिट ने इस टिहरी डैम के जो कंक्रीट डैम था उस समय से तोड़ दिया था। तो उस समय भारत को ये, तो हमारे लोगों को ये समझ में आया कि ये डैम, कंक्रीट का डैम तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। यानी कि गंगा नदी की धारा बहुत ही ज्यादा तीव्र थी। तीव्र धारा से नहीं, धारा में जो मौजूद सिलिट होता है, रेत होता है, रेत, वो इसको डैमेज कर चुका उसके था। उसके भार की वजह से, उसके फोर्स की वजह से नहीं ये नहीं, डैमेज तो हुआ। अभी भी इसने झेल रखा है। मेन चीज है कि जो स्लिट है वो उसको, जैसे स्लिट यहाँ पे चिपक गया, उसका ढंग से उसका टेस्टिंग किया गया और तब पता किया, तब इस रिवर की स्टडी की गई, गंगा रिवर जिसे आज भागीरथी यहाँ पर नाम दिया जाता है, जो महाराजा भागीरथ जिसे धरती पर लाए थे। तो उसकी स्टडी को समझा उन्होंने, इसकी स्टडी को उन्होंने पहचाना कि इस गंगा रिवर में हमें कंक्रीट डैम तो नहीं बना सकते, पर हमसे इसमें जो बनाया जा सकता है वो रॉकफिल बनाया जा सकता है। मींस रॉकफिल इसलिए बनाया जा सकता है अगर सपोज दैट कि आपको जो स्लिट वो डैमेज भी कर गया तो ऊपर से स्टोन आ जाएंगे, स्टोन्स को रिकवर कर देगा। आप देख रहे होंगे कि इसकी थिकनेस जो है वो, अगर आप नीचे की तरफ मूव करते हो तो इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे पे पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है डाउन पे, और अप में कम होता है, इसलिए ऊपर थिकनेस इसकी कम है। तो इसलिए इसको पहले रॉकफिल बनाने की विचार किया गया। फिर उन्होंने ये इंस्पेक्शन किया यहाँ पर कि ये जो डैम है, इस डैम की 22 किलोमीटर गंगा रिवर साइड और 22 किलोमीटर भागीरथी रिवर साइड में उन गांवों का इंस्पेक्शन किया गया। लगभग 109 विलेज थे, जिसमें कुछ आंशिक विस्थापित और कुछ पूर्ण विस्थापित हुए। आंशिक विस्थापित आज भी कुछ विलेज अभी भी यहाँ पर है। तो कुछ जो पूर्ण विस्थापित हुए तो उनको विस्थापन देना पहले सरकार की प्राथमिकता थी। तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा पहले पूर्ण विस्थापित गांवों को बसाया गया। हरिद्वार के बादराबाद नामक स्थान पे बसाया गया और देहरादून के भानीवाला नामक स्थान पे बसाया गया, और फिर पथरी नामक स्थान जो लक्सर ब्लॉक के भीतर आता है वहाँ पर बसाया गया। जो आंशिक विस्थापित थे उन्हें भी देहरादून की साइड पे बसाया गया। तो उन लोगों को, जो 109 गांव है, पहले उन 109 गांवों का विस्थापन कंप्लीट करना सरकार की पहली चुनौती थी। तो क्या सरकार अपनी इस चुनौती को पूरा कर पाई? क्या यहाँ से जो लोग इस बांध के बनने से प्रभावित हुए, क्या उन्हें जो है जीवन के लिए बहुमूल्य साधन मिले? क्या उन्हें भूमि मिल पाई है? जी हाँ, देखो अब चीज़ है कि जब विस्थापन हुआ है, किसी को मेरिट और डिमेरिट तो होता है, लाभ और हानि तो होता है। भले उनको ये पर्वतीय वातावरण नहीं मिल पा रहा है, मानता हूँ, पर उन्हें जिस जमीन पे कोई खेती नहीं कर पाता था, आज उन्हें उपजाऊ भूमि मिल चुकी है। देहरादून साइड में, हरिद्वार साइड में, तो वहाँ पर आज वो सीजन के हिसाब से खेती कर रहे हैं। जैसे अब धान की खेती होती है, फिर उसके बाद अब गेहूँ की खेती, अब गेहूँ की फसल वहाँ पे कटने वाली है। तो सरकार ने, ये कहा जा सकता है कि इस मामले में अगर मैं इस सरकार का जो योगदान है, जो रिजल्ट है वो कहूँ, तो इस सरकार का योगदान, इसमें बहुत ही अच्छा योगदान है। और कुमारी बहन मायावती जी के द्वारा इसमें उत्तर प्रदेश को, उस समय जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो मायावती जी के द्वारा दिलाया गया था, और पूर्ण विस्थापन भी सबको दिलाया गया था। सबको, जब जिनको पूर्ण विस्थापन था उन्हें पूर्ण विस्थापन दिलाया गया, और जिनका आंशिक था उनको भी आंशिक भूमि प्रदान की गई है। जो किसी को जिसने खेती करनी है तो वो खेती करे, और जिसको वहाँ पर कुछ होटल बनाना है, कुछ बनाना है, वो अपने उद्देश्य से काम कर सकता है। अच्छा मिलन जी, ये बताइए कि इस विशाल स्थल के निर्माण करने में भी क्या जान माल की हानि हुई थी? जी सर, अब देखो पहाड़ों में, जब आप देख रहे होंगे, ये पहाड़ सामने भी पर्वत देखिए, ये पर्वत अंदर से पूरा खोखला है। वहाँ सामने देखिए एक टनल है, उस टनल की तरफ आप जरूर कर दीजिए। देखो एक टनल वो सामने दिख रहा है और एक टनल वो नीचे दिख रहा है। इस पर्वत के भीतर जब टनल खोदे गए तो काफ़ी मजदूरों की जान भी गई थी। जब ये कार्य जेपी कंपनी के अंतर्गत आता था, जेपी जयप्रकाश इंडस्ट्रीज के अंदर, जिसके मालिक जयप्रकाश ठाकुर उस समय हुआ करते थे। अब कौन है तो हमें नहीं पता,
परंतु जान माल की हानि तो उस समय थोड़ा बहुत हुई है, कुछ लेबर लॉस तो उस समय हुआ है काफी हद तक, कई लेबर मारे गए हैं, जिसका वीडियो आपने भाई आनंद जी के एक वीडियो में देखा होगा, जो एक फीलिंग आज तक अपने भाई को याद करता है, एक व्यक्ति आज भी जो नाम बोलता रहता है और वो भी अपने भाई को याद करता है। उसके भाई यहीं पर एक टनल खुदाई के दौरान उसके भाई की जान माल का नुकसान होता है। जेपी का टनल जब यहाँ पर जेपी कंपनी के द्वारा उसका निर्माण कार्य चालू हो रहा था, चल रहा था, तो उस समय हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान तिवारी जी थे, तो उस परिवारों को मुआवजा भी दिया गया। और जिसने अपनों को खो दिया, वो पैसे से बढ़कर तो कोई मनुष्य की जान तो पैसों से बढ़कर है ही नहीं, मनुष्य है। तो जिस व्यक्ति के भाई की यहाँ पे मृत्यु हुई थी, जो है टनल के निर्माण किए जाने के समय, वो किसे पुकारता है? वो अपने एक भाई थे, मजदूर थे। अब मजदूरों के नाम तो हमें याद नहीं है, ऐसे कौन कौन मजदूर थे, नाम उनके आज तक हमें लिस्ट आज तक न्यूज़ में हाईलाइट नहीं की गई उस लिस्ट को, दरअसल ये भी है। पर हमें जितनी जो खबर सहारा समय के द्वारा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल के द्वारा हमें प्रदान की गई है, उसके हिसाब से तो कम से कम 10-12 मजदूर ऐसे मारे गए थे उस टनल में। और कुछ को जेपी कंपनी के द्वारा मुआवजा मिला, फिर उसे उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी मुआवजा दिया गया। उन्हें 14-15 लाख तक का उस समय मुआवजा, जितना मैं एग्जैक्ट जानकारी दे पा रहा हूँ, 14-15 लाख का टोटल मुआवजा मिल गया था उन्हें उस समय। मिलन जी, ये भी संज्ञान में आया है कि इस जो झील का निर्माण हुआ, इस झील के निर्माण यानी कि वो स्थल जहाँ पे भागीरथी और भेलांगना जो आके मिल रही है, वहाँ पे एक राजा की विरासत आज से लगभग 200 वर्ष पुरानी ये स्थल विरासत थी, जो पवार या परमार वंश के राजा श्रीमान मानवेंद्र शाह जी के द्वारा यह शहर स्थापित किया गया था। उसके टोटल यहाँ पर 60 राजा हुए हैं। अगर आप इतिहास टिहरी जिले का इतिहास अगर खोलते हो तो आप उसमें पढ़ने को मिलेगा कि टिहरी जिला जो बसाया गया था, वो जो बसाया गया था पवार वंश के द्वारा, जो राजस्थान से आए थे या गुजरात से, जो इतिहासकारों द्वारा हमें जानकारी दी गई है। राजस्थानी गुजरात से उसे माना जाता है आए हुए, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि टिहरी गढ़वाल का काफी कल्चर राजस्थान से मिलता जुलता है। जैसे हमारे यहाँ खाड़ बोलते हैं खड्डे को, वहाँ पे राजस्थानी भाषा में खड़ बोलते हैं, खड़। तो कुछ शब्दों में आप समानता देखोगे राजस्थानी शब्द और गढ़वाली शब्दों में। बहुत ही टिहरी जिले की गढ़वाली भाषा का मैं एक जिक्र कर रहा हूँ जहाँ तक बात है, तो टिहरी जिले की गढ़वाली भाषा में काफी शब्द राजस्थानी भाषा के शब्दों से प्रेरित है। आप अगर उसकी कभी इसकी शब्दावली खोजा जाए तो। और जहाँ ये टिहरी शहर की बात कर रहे हैं, ये पवार वंश द्वारा बसाया गया था। यहाँ पर 2 नदियों का संगम था, भागीरथी एवं भिलंगना का संगम हुआ करता था। उनके जब उस समय छोटा हुआ करता, जब मैंने ये था कि ये बांध मेरे सामने निर्माण कार्य इसका उस समय चल रहा था। इसकी धूल धक्कड़ पूरे पुरानी टिहरी शहर की तरफ आया करती थी उस समय। हमने इसकी धूल धक्कड़ में रहकर डैम का कंस्ट्रक्शन देखा है, और उसकी विरासत, उसकी गति सब देखिए। रानी का महल ऊपर, ये सबसे, अगर आप इसकी सबसे हाइट में हुआ करता था रानी का बाग। और उसकी जिस मोहल्ले में मैं पुरानी टिहरी में अपने बचपन में पहली क्लास से स्कूल जाना, जिस क्लास में मैंने स्कूल जाना प्रारंभ किया था, तो मैं जिस मोहल्ले में रहता, उस मोहल्ले का नाम बोलते थे पुराना दरबार मोहल्ला हुआ करता था। उस मोहल्ले में राजा का पुराना दरबार हुआ करता था, पूरा बाग हुआ करता था। वहाँ पे कई वैरायटी के पेड़, जैसे आपका अमरूद का पेड़, आम का पेड़, ना जाने वहाँ पे कितने वैरायटी के पेड़ हुआ करते थे। हम देखते थे पुरानी टिहरी इतना सुंदर एक पुरानी विरासत है, तो विरासत को आप जान सकते हो कि कितनी सुंदर हो रही होगी विरासत। उसमें इतने 4-4 मंजिला रानी का महल हुआ करता था, 4-4 मंजिला पुराना दरबार हुआ करता था। जहाँ पर राजा बैठते थे वो नदी के किनारे, जहाँ पर 2 नदियों का संगम हुआ करता था, वहाँ की नदी पे राजा अपनी कुर्सी देखी थी हमने बचपन में। जब हम छोटे थे तो राजा की कुर्सी देखी थी, जहाँ पर राजा विराजमान होते थे। और उसी के पीछे यहाँ पर देख रहे हो, तो उस पहाड़ को अगर आप जितना देख पा रहे हो, तो ये पीछे का पहाड़ में जो इलाका है, वो पवार वंश के मानवेंद्र शाह के बेटे प्रताप शाह द्वारा बसाया गया प्रतापनगर इलाका है। इसी के पीछे आप अगर उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो मिलन जी, आज जो टिहरी डैम, इस झील में पानी इकट्ठा शुरू हुआ, प्रारंभ होना शुरू हुआ, तो क्या दर्द था उस समय उन लोगों का जिन्हें अपने दादा परदादा के बसाए हुए घर से पृथक करके दूसरी जगह पे पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था सरकारों के बारे में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दर्द को जहाँ तक हम खुद उसके गवाह हैं। हमने भी अपनी बचपन की भूमि, जहाँ पर हमने स्कूलिंग प्रारंभ की, अपनी विद्यालय शिक्षा का प्रारंभ जहाँ से किया है, हम उस दर्द को खुद महसूस करते हैं। वो आज इस झील के नीचे कहीं समाई हुई है। जी बिल्कुल, आज उस झील के भीतर वो मेरा मोहल्ला समाया हुआ है, जहाँ पर मैं बचपन में स्कूल जाता था, क्रिकेट खेलता था, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता था, पढ़ाई की ट्यूशन जाता था। कई अपना ऐसे अपनी अगर उस समय को मैं याद करूँ, अपना बचपन का समय, जब पुराना दरबार नामक मोहल्ले में मैं अपना समय देखता था, और आज भी यहाँ से वो मोहल्ले को कभी दिमाग में इमेजिन करता हूँ, दिखता तो नहीं है परंतु दिमाग से इमेजिन करता हूँ, तो कैसा था यार अपना पुरानी टिहरी शहर। बहुत ही अलग एहसास होता है। जिसने अपनी जन्मभूमि, जिसने अपनी कर्मभूमि, जिसने अपनी स्कूल कर्मभूमि खोई है, जिसने अपनी जन्मभूमि को अब यहाँ पर डूबते हुए, इस झील के भीतर डूबते हुए देखा है,
तो उसका दर्द कैसा हो सकता है ये तो मैं ही अपने आप को मैं बता सकता हूँ, या पब्लिक को यही बता सकता हूँ कि अपनी जन्मभूमि खोने का दर्द क्या होता है, ये तो वही जान सकता है। ये अंदर की एक महसूस फीलिंग वाली बात है। तो जैसा कि आपकी बातों से ये लग भी रहा है कि आप उस घटना से, जो हृदय विदारक घटना है, जिस भूमि पर आपने जो है अपनी प्रारंभिक शिक्षा अर्जित की, जहाँ पे अपने जो है अपने अपने जीवन के लिए नन्हे नन्हे कदमों को आगे बढ़ाया, वो स्थल आज इस पूरी की पूरी झील के भीतर समाया हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कि इस झील के जो है जल का स्तर बहुत ही ज़्यादा न्यून है, और इसके पीछे का जो मुख्य कारण है कि अब हम उस स्थिति में हैं जहाँ से अगले महीने से लगभग वर्षा जो है प्रारंभ होगी। मतलब वर्षा का चक्र अगर जिस हिसाब से प्रारंभ होता है, उस अंत होने वाला और एक नया जो है चक्र प्रारंभ होगा। क्या ऐसा भी कभी होता है कि इसका जल स्तर इतना ज़्यादा कम हो जाए कि जो विरासत इसके अंतर्गत समाहित हुई है उसके कुछ अवशेष देखने को मिले? इतना ये कह सकता हूँ मैं कि बहुत ही इतना न्यून भी नहीं हो जाएगा कि आपको पूरा ही पुरानी टिहरी शहर नजर आएगा, परंतु इतना जरूर होएगा कि जो हो जाएगा कि आपको रानी बाग जो इलाका है उसका महल आपको नजर आएगा। भले आज वो खंडर में समाहित हो चुका है, परंतु वो खंडर आपको रानी बाग को महसूस करके मैं समझ पा रहा हूँ कि किन स्थितियों से आपको और इस जगह के लोगों को गुजरना पड़ा है। यद्यपि कि जो टिहरी डैम है आज भारत की एक बहुत बड़ी विरासत है और भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा कर रही है, लेकिन इस बड़े स्थल के निर्माण में जो दर्द है, उस दर्द को इन पहाड़ों ने अपने भीतर कहीं ना कहीं समा कर रखा है, जिस दर्द को आज हमने मिलन जी की आवाज़ में समझा और उसको महसूस किया। मुझे ब्लॉग में आप बताइए दोस्तों कि आपको जो है ये जो टिहरी शहर, टिहरी बांध और इस झील के अंतर्गत समाया हुआ वो शहर है, उसके बारे में जब आप महसूस करते हैं कि आपके साथ अगर इस प्रकार की कोई भी घटना घटित होती जिसमें आपको अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ बिताए हुए उस स्थल को सदा सर्वदा के लिए छोड़ना पड़ता, और आप ऐसे स्थान पर खड़े होकर जब इस झील के अंदर से अपने उस मिट्टी को, उस स्थान को महसूस करते जहाँ कभी आपके पांव पड़े थे, तो आपको कैसा प्रतीत होता? मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक है, इससे ज़्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। यद्यपि कि कि सही बात है कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता, और राष्ट्र के विकास में जो भूमिका अदा कर रहा है ये टिहरी बांध, अगर हम इस दृष्टिकोण को अपनाएं तो हमें हर चीज़ त्यागनी होती है। लेकिन जीवन में आपको विकास, जीवन में आपको खुशहाली त्याग से ही मिलती है। तो मिलन जैसे ऐसे तमाम परिवार हैं जिन्होंने अपनी खुशियों को त्याग किया है राष्ट्र के इस निर्माण में, तो मिलन को मेरी तरफ से सैल्यूट है कि उनके और उनके परिवार ने इतनी महत्वपूर्ण जो है अपनी कुर्बानी दी कि आज जो है ये बांध देश की सेवा कर पा रहा है, और अपनी जो 1000 मेगावाट की कैपेसिटी है इस बांध की, उससे ये समूचे उत्तर भारत को जो है रोशन कर रहा है। तो ये था टिहरी डैम का एक वृहद ज्ञान। फिर हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में, और फिर हम आगे इस टिहरी जिले से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण स्थलों को देखेंगे। तब तक के लिए आपको और मिलन जी सबको बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।